हेलो एवरीवन। तो थर्मोडायनेमिक्स आज हम लोग स्टार्ट करेंगे और थर्मोडायनेमिक्स में हमने जो है आपको पहले और दूसरे लेक्चर में बताया है थर्मोडायनेमिक्स का मतलब क्या है, थर्मोडायनेमिक्स का मीनिंग्स क्या है। और उसमें कुछ टर्म्स आते हैं जैसे आपके ओपन सिस्टम हो गया, सिस्टम हो गया, सराउंडिंग हो गया। और सिस्टम और सराउंडिंग के बारे में हमने आपको बता दिया है कि सिस्टम किसको बोलते हैं, सराउंडिंग किसको बोलते हैं। सिस्टम फिर कैटेगराइज किया गया है तीन पार्ट में। सिस्टम को तीन पार्ट में कैटेगराइज किया गया। पहला पार्ट आपका है ओपन सिस्टम, दूसरा क्लोज सिस्टम एंड तीसरा आपका है आइसोलेटेड सिस्टम। और ओपन सिस्टम आपको बताया गया है कि आपका सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में मास और एनर्जी दोनों का इंटरेक्शन हो रहा है, दोनों का ट्रांसफर हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओपन सिस्टम। और क्लोज सिस्टम में क्या होता है कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में सिर्फ एनर्जी का इंटरेक्शन होता है। और आइसोलेटेड सिस्टम में आपको बताया गया है कि ना ही मास और ना ही एनर्जी, किसी का भी आपका इंटरेक्शन नहीं होता है। वैसे रियल में आपका कोई भी सिस्टम आपका क्या बोलते हैं, ओपन क्लोज और आइसोलेटेड, मतलब कोई भी सिस्टम आपका आइसोलेटेड सिस्टम नहीं होता है। मतलब सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कम से कम एनर्जी का ट्रांसफर आपका जरूर होगा, या तो दोनों का ट्रांसफर या दोनों का इंटरेक्शन आपका जरूर होगा। तो ये रहा सिस्टम और सराउंडिंग के बारे में हमने बता दिया कि पूरे यूनिवर्स को आप एज ए सिस्टम प्लस सराउंडिंग देख सकते हैं। जहां पर आप खड़े हैं, जहां पर आप बैठे हुए हैं, उस पूरे रूम को आप एक सिस्टम मान सकते हो। और उसको छोड़ करके बाकी जितना बाहर का दुनिया दिख रहा है वो सारे के सारे क्या आ जाएंगे, सराउंडिंग के अंदर आ जाएंगे। मैं क्लास ले रहा हूँ तो क्लासरूम जहाँ पे मैं क्लास ले रहा हूँ तो एक सिस्टम की तरह कंसीडर कर सकते हैं। और इसको छोड़ करके बाकी जितने भी आपको मिलेंगे जगह, वो सारे के सारे क्या आएंगे, सराउंडिंग आ जाएंगे। तो यूनिवर्स आपका सिस्टम और सराउंडिंग का क्या है, आपका सम है। सिस्टम प्लस सराउंडिंग इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप, यूनिवर्स लिख सकते हो। और उसके बाद आपको बताया गया है थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज के बारे में। और थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज उसको बोलते हैं जो मास के ऊपर डिपेंड करता है, और इंटेंसिव प्रॉपर्टी उसको बोलते हैं जो मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज को आप ऐड कर सकते हो, मतलब ये एडिटिव होता है, मतलब दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज को आप ऐड आसानी से कर लोगे, लेकिन दो आप इंटेंसिव प्रॉपर्टीज को आप ऐड नहीं कर सकते हैं। तो ये एक्सटेंसिव आपका एडिटिव होता है, इंटेंसिव आपका एडिटिव नहीं होता है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज अपॉन एक्सटेंसिव, एक्सटेंसिव को एक्सटेंसिव से डिवाइड करिएगा तो आपको इंटेंसिव प्रॉपर्टीज मिलेगा, लेकिन इंटेंसिव में ऐसा कुछ नहीं है। और एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताया गया था कि मास हो गया, वॉल्यूम हो गया, मोल हो गया, ये सब के सब क्या है, आपके एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है। और आपका रेसिस्टेंस आ जाएगा। ये सारे के सारे क्या है, आपके एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज और भी एग्जांपल्स आ जाएंगे, तो एंट्रोपी आ जाएगा, एंथैल्पी आ जाएगा, और गिब्स फ्री एनर्जी आ जाएगा, इंटरनल एनर्जी आ जाएगा। ये सारे के सारे क्या है, आपके एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं। और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज में हमने आपको बताया था कि इंटेंसिव प्रॉपर्टीज जो मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, उसके अंदर आपका डेंसिटी आ जाएगा, टेम्परेचर आ जाएगा, और आपका क्या आ जाएगा, डेंसिटी आ जाएगा, टेम्परेचर आ जाएगा, और आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आ जाएगा। ये सब क्या हो जाते हैं, आपके इंटेंसिव प्रॉपर्टीज आते हैं। और इसके अंदर भी एग्जांपल है, जैसे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स से भी आपका इंटेंसिव होता है। म्यू आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जिसको बोलते हैं, वो भी आपका क्या होता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो होता है वो मास के ऊपर डिपेंड आपका नहीं करता है। तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखना होगा, जैसे नॉर्मालिटी, मोलारिटी, फॉर्मालिटी, जितना भी कंसंट्रेशन टर्म्स हैं आपके, वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं,
वो आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाता है। और उसके बाद आपको बताया गया था स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन के बारे में। और स्टेट फंक्शन के बारे में बताया गया था कि वैसा फिजिकल प्रॉपर्टी जो इनिशियल और फाइनल स्टेट के ऊपर डिपेंड करे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेट फंक्शन बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हमने प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, एच, एच कहने का मतलब इंथैल्पी, इंट्रोपी और आपका इंटरनल एनर्जी यानी गिब्स फ्री एनर्जी, ये सारे के सारे क्या है आपके स्टेट फंक्शन है। और पाथ फंक्शन में हमने आपको बताया था कि जो भी फंक्शन इनिशियल और फाइनल स्टेट के अलावा पाथ के ऊपर भी डिपेंड करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पाथ फंक्शन बोलते हैं। और इसके अंदर हमने दो एग्जांपल लिखवाया था, एक था हीट एनर्जी और दूसरा था वर्क फंक्शन। मतलब हीट और वर्क दोनों ही क्या है आपके पाथ फंक्शन है। और हीट किसको बोलते हैं, हीट और वर्क दोनों तो एनर्जी के फॉर्म है। तो अगर एनर्जी इंटरेक्शन अगर हीट के कारण, अगर टेम्परेचर डिफरेंस के कारण हो रहा है, अगर एनर्जी इंटरेक्शन अगर आपका टेम्परेचर डिफरेंस के कारण हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हीट बोलते हैं, अदरवाइज वर्क बोलते हैं। मान लेते किसी का बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है, किसी हाथ का टेम्परेचर, किसी से आप हाथ मिला रहे हो, मान लेते हैं आपके हाथ का टेम्परेचर या आपका हाथ गर्म है, दूसरे का हाथ ठंडा है, तो वहां पर क्या होता है कि जैसे ही आप हाथ मिलाइएगा तो कुछ देर तक हाथ मिलाते रह, अगर आप मिलाए हुए रखे हैं तो कुछ देर के बाद अगले वाले का भी हाथ, और जो कि काफी ठंडा है और आपका जो काफी गर्म है, दोनों क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम में हो जाएगा, लगभग दोनों का टेम्परेचर आपका सेम हो जाएगा। तो यहाँ पे जो एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है ओनली ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हीट एनर्जी बोलेंगे। और बाकी इसको छोड़ करके जितने भी आपके एनर्जी के फॉर्म आएंगे, हीट को छोड़ करके यहाँ थर्मोडायनेमिक्स में, उसको हम क्या बोलेंगे, वर्क बोलेंगे। तो हीट और वर्क का ये चीज हो गया आपका, है ना। हीट को आप 100% वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन वर्क को 100% आप हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये सारी चीजें आपको बता दिया गया था। उसके बाद एक्सटेंसिव, इंटेंसिव, स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन, ये सारा चीज हो गया। अब आपको इसमें एक साइन कन्वेंशन होता है, ठीक है। तो साइन कन्वेंशन में आप जो है लिख लीजिएगा। साइन कन्वेंशन जैसे हम लोग फिजिक्स में भी थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे और केमिस्ट्री में भी थर्मोडायनेमिक्स पढ़ ही रहे हैं, तो साइन कन्वेंशन का विशेष ख्याल रखना होगा, क्योंकि साइन कन्वेंशन ही दोनों में आपका डिफर करता है, बाकी कुछ और कॉन्सेप्चुअली कुछ डिफरेंस आपका नहीं रहता है। तो अगर ये आपका सिस्टम है, अगर ये आपका क्या है, सिस्टम है, इसको हम सिस्टम मान लिया, ये हमने क्यू मान लिया और इसको हमने क्या मान लिया, डब्लू। अगर सिस्टम में हीट जा रहा है, अगर सिस्टम में हीट जा रहा है तो मैंने हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम को क्या लिया जाता है आपका, पॉजिटिव लिया जाता है। हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम को पॉजिटिव लिया जाएगा। और इधर हमने आपको लिखवाया डब्लू और डायरेक्शन दिया है सिस्टम के ऊपर, सिस्टम की तरफ, मतलब वर्क डन ऑन द सिस्टम जो होगा वो हम क्या लेंगे, आपका पॉजिटिव लेंगे। तो वर्क डन ऑन द सिस्टम आपका पॉजिटिव होगा, हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा। उसी तरह से हीट रिलीज की अगर बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका निगेटिव हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं कि वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम की अगर हम बात करेंगे तो वर्क डन ऑन द सिस्टम क्या लेंगे हम लोग, पॉजिटिव लेंगे। वर्क डन ऑन द सिस्टम आप पॉजिटिव लोगे। अगर यहीं पर हो जाए वर्क डन बाई द सिस्टम, तो वर्क डन बाई द सिस्टम हम लोग क्या लेंगे, जस्ट इसका अपोजिट ले लेंगे, ठीक है। ये कन्वेंशन का विशेष आपको ख्याल रखना है, क्योंकि कन्वेंशन ही आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री में डिफरेंसेस क्रिएट करता है। और आगे चल के हम लोग फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे तो कन्वेंशन का काफी यूज है। तो ये हो गया वर्क डन बाय द सिस्टम आपका निगेटिव, है ना। हीट एब्जॉर्ब, हीट की बात करें तो हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम, हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। और हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सराउंडिंग क्या ले लेंगे हम, बताइए। हीट एब्जॉर्ब बाय द सराउंडिंग क्या ले लेंगे हम, बाय द सराउंडिंग कहने का मतलब क्या है, ये आपका सिस्टम हीट रिलीज कर रहा है, तो सिस्टम हीट रिलीज करेगा किसको, सराउंडिंग को देगा, तो रिलीज हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका
निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम आपका पॉजिटिव ले रहा है तो आपका क्या हो रहा है, पॉजिटिव होगा। अब ये एब्जॉर्ब बाय द सराउंडिंग का मतलब क्या हो गया है कि ये सिस्टम सराउंडिंग को क्या दे रहा है, हीट दे रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, यही आपका ये रहता उल्टा, अगर हीट रिलीज बाय द सिस्टम होता तो भी आपका क्या हो जाता, आपका निगेटिव हो जाता है। ठीक है, तो कन्वेंशन का विशेष ख्याल रखना है, क्योंकि कन्वेंशन के बेसिस पर ही आपका क्वेश्चन बहुत सारे आपके बनेंगे और कन्वेंशन को लेकर के बहुत कंफ्यूजन भी होता है। तो आपको ये सब चीजें आपको याद नहीं रखना ये सब चीज जो हमने लिखा है इसको याद नहीं रखना, आपको याद रखना है सिस्टम क्यू पॉजिटिव, इस सिस्टम की तरफ आप डायरेक्शन देना, डब्ल्यू भी सिस्टम की तरफ डायरेक्शन देना, दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। मतलब वर्क डन ऑन द सिस्टम आपका पॉजिटिव और हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम आपका पॉजिटिव। बाकी केसेस में आप खुद इसको आप कंपैरिजन करके पॉजिटिव निगेटिव कर सकते हैं, है ना। अगर आपका रहता वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव है तो वर्क डन ऑन द सराउंडिंग क्या हो जाएगा, आपका निगेटिव हो जाएगा। समझ गए भाई, वर्क डन ऑन द सिस्टम अगर पॉजिटिव है तो वर्क डन ऑन द सराउंडिंग क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। समझ रहे बात। वर्क डन बाय द सराउंडिंग की बात करेंगे, वर्क डन बाय द सराउंडिंग, बाय द सराउंडिंग का मतलब क्या, सिस्टम पे वर्क हो रहा है, तो सिस्टम पे वर्क हो रहा है तो क्या होगा, आपका पॉजिटिव हो जाएगा। तो वर्क डन बाय द सराउंडिंग, बाय द सराउंडिंग का मतलब सराउंडिंग के द्वारा सिस्टम पे वर्क हो रहा है तो उसको हम लोग पॉजिटिव ले लेंगे। वर्क डन बाय द सिस्टम, बाय द सिस्टम का मतलब क्या होता है, सिस्टम सराउंडिंग के ऊपर काम कर रहा है तो बाय द सिस्टम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, आपका निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है। तो ये सब चीजें हो गए आपके। अब देखिए, अब जो है हम आगे बता रहे हैं आप लोगों को कुछ टर्म्स और है, जैसे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वगैरह है, हीट कैपेसिटी वगैरह है, उसको कैसे डिफाइन किया गया है और वो क्या है उसके बारे में हम बता रहे हैं। तो इसमें मैं आपको बता रहा हूँ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है ना, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल एस से या तो स्मॉल सी से, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं क्या, स्मॉल एस से या स्मॉल सी से, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को डिनोट करते हो किससे, स्मॉल एस या स्मॉल सी से। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है, ध्यान से सुनिएगा, इट इज द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 gram substance. It is the amount of heat required to raise the temperature of 1 gram substance by 1 degree centigrade. मान लेते हैं किसी भी सब्सटेंस का 1 ग्राम आप लो, किसी भी सब्सटेंस का कितना लो, 1 ग्राम, 1 ग्राम आप ले लिया। अब उसका टेम्परेचर मेजर करो, मान ले कि टेम्परेचर आपका 27 डिग्री है। ठीक है, 1 ग्राम सब्सटेंस हो गया, टेम्परेचर कितना हो गया, 27 डिग्री। अब उसका टेम्परेचर 27 से 28 ले जाने के लिए 27 डिग्री सेंटीग्रेड से 28 डिग्री 28 डिग्री सेंटीग्रेड तक ले जाने के लिए बाहर से जितना हीट सप्लाई करना पड़ेगा, दैट हीट इज नोन एज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। समझ गए बात। तो आप इसको डिफिनेशन कैसे लिखिएगा, मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा, मैं बोल दे रहा हूँ। इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, it is the amount of heat required to raise the temperature of 1 gram substance by 1 degree centigrade. It is the amount of heat required to raise the temperature of 1 gram substance by 1 degree centigrade. 1 ग्राम सब्सटेंस के टेम्परेचर को 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए जितना हीट का रिक्वायरमेंट होता है, दैट हीट इज नोन एज व्हाट, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, तो इसमें आपका इतना ही है। और दूसरा हम आपको बता रहे हैं आपका क्या, हीट कैपेसिटी। ये आपका क्या, हीट कैपेसिटी। तो हीट कैपेसिटी को आप कैपिटल सी से डिनोट करते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसमें कंफ्यूज मत करिएगा।
स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपका स्मॉल एस या स्मॉल सी, लेकिन हीट कैपेसिटी क्या है आपका कैपिटल सी से हम लोग डिनोट करते हैं। किसे डिनोट करते हैं? कैपिटल सी से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो आपका हीट कैपेसिटी क्या है? देखो आ गया चादर बेचने वाला। हीट कैपेसिटी क्या है? आप 1 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए जितना हीट का रिक्वायरमेंट हो रहा है, तो उसको क्या बोल रहे थे हम लोग? क्या बोल रहे थे? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। 1 ग्राम सब्सटेंस को टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए जो हीट रिक्वायर हो रहा था, उसको बोल रहे थे हम लोग क्या? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये Q इज इक्वल टू एस, 1 ग्राम सब्सटेंस को 1 डिग्री से बढ़ा रहे हो तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो। वही यहाँ पर अगर आप एम ग्राम ले लिए, एम ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए, एम ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए जितना हीट का रिक्वायरमेंट होगा, दैट हीट इज नोन एज हीट कैपेसिटी, है ना। तो आप यहां से लिख सकते हो C बराबर कितना? ये C कौन सा है? ये आपका हीट कैपेसिटी है। C बराबर लिख सकते हो M इंटू क्या? S। अब आप ही बताइए कि S क्या है आपका? 1 ग्राम को 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए जो इतना हीट लगेगा S लग रहा है। तो एम ग्राम सब्सटेंस का 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए क्या करोगे? इसमें क्या करोगे? आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो गया? M इंटू आपका S हो गया, है ना। क्या हो गया आपका? M इंटू S हो गया। कब? एम ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ा रहे हो तब। अब इसी को थोड़ा सा और हम आगे थोड़ा सा बढ़ाते हैं। मान लेते हैं सब्सटेंस का मास आपका एम ग्राम ही है। अगर चेंज इन टेम्परेचर मतलब डेल्टा टी से अगर इसका टेम्परेचर अगर हम बढ़ा रहे हैं, डिग्री हो चाहे केल्विन, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डेल्टा टी से अगर आप बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा? C बराबर हो जाएगा MS, या ठीक है MS क्या हो जाएगा आपका? डेल्टा टी, है ना। तो C, या आप ऐसा करो, देखो इसमें कंफ्यूजन होगा हीट को लेकर के और MS को लिखने में दिक्कत हो जाएगा आपको, तो मैं इसको ऐसे बता रहा हूँ। तो C इज इक्वल टू क्या आ गया आपका? C भी क्या है आपका? हीट ही रिक्वायर्ड है, ये हीट रिक्वायर्ड ही हो गया। अगर मैं यहाँ C लिखूंगा तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, तो मैं जनरलाइज फॉर्म में इसको लिख दे रहा हूँ कि एम ग्राफ सब्सटेंस का टेम्परेचर डेल्टा टी से अगर बढ़ाइएगा तो जितना हीट रिक्वायरमेंट होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसका कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है, इसको आप क्या ले लो? Q ले लो, ठीक है। तो Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? MS इंटू क्या हो जाएगा? डेल्टा टी आ जाएगा, ठीक है ना। तो एम ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाओगे तो वो उसका स्पेसिफिक नाम है क्या? आपका हीट कैपेसिटी। लेकिन एम ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर डेल्टा टी से बढ़ाइएगा तो उसका कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है, तो इस कारण से हमने यहाँ पे क्या लिख दिया? Q लिख दिया, है ना। मतलब इतना हीट रिक्वायर्ड, ये Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? MS डेल्टा टी। और फिर इसको आप यहां से लिख सकते हो कितना? Q इज इक्वल टू MS का वाला कितना होगा? C। यहाँ पे ये वाला हीट कैपेसिटी एक कैपिटल C है, C इंटू कितना हो जाएगा आपका? डेल्टा टी। आपके पास दो फार्मूला आ गया, है ना। एक फार्मूला आ गया Q बराबर MS डेल्टा टी, और दूसरा फार्मूला आपका आ गया Q इज इक्वल टू क्या? C डेल्टा टी। आपका M क्या है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। S क्या है आपका? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। और डेल्टा टी आपका क्या है? रेज इन टेम्परेचर है। अरे रेज इन टेम्परेचर से मान लो कि पहले टेम्परेचर T1 था और फिर टेम्परेचर T2 हो गया, तो डेल्टा टी बराबर कितना लिखोगे आप? T2 माइनस T1 लिखोगे, ठीक है। अब टेम्परेचर डिग्री से बढ़े या केल्विन से बढ़े उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि डेल्टा टी लोगे तो क्या हो जाएगा? दोनों केस में वो बराबर हो जाएगा आपका। तो हमारे पास दो इक्वेशन आ गए, Q इज इक्वल टू MS डेल्टा टी और Q इज इक्वल टू क्या? C डेल्टा टी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है? 1 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ा रहे हो आप, उसके लिए जितना हीट रिक्वायरमेंट चाहिए वो होगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और हीट कैपेसिटी क्या है? एम ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ा रहे हो तो वहां पे जितना हीट रिक्वायरमेंट होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं?
हीट कैपेसिटी बोलते हैं। और एम ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर डेल्टा टी से बढ़ाइएगा तो कितना हीट का रिक्वायरमेंट होगा, Q बराबर एमएस डेल्टा टी। तो आपको मेनली याद कौन सा रखना है, ये वाला डिफिनेशन। तो डिफिनेशन है, डिफिनेशन आपको नहीं पूछेगा, या वाइवा वगैरह में कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। वैसे फॉर्मूला आपको इसी पे क्वेश्चन बनते हैं आपके, Q इजिकल टू एमएस डेल्टा टी, और ये क्या हो गया आपका, Q इजिकल टू C डेल्टा टी। तो आप इन दोनों को ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब हम आपको बता रहे हैं आगे इसमें है कि इस दोनों का यूनिट क्या होगा, हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इन दोनों का यूनिट कैसे हम लोग निकालेंगे। इन दोनों को हम लोग कैसे यूनिट की बात करेंगे, यूनिट कैसे हम लोग निकालेंगे, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं ना। अब देखो, हम यूनिट की बात करते हैं, यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। हमारे पास क्या फॉर्मूला है, Q इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। हमारे पास फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। आप इसको यहां से लिख सकते हो S बराबर Q बाई एम इंटू डेल्टा टी। अगर यूनिट ऑफ एस की बात करेंगे, यूनिट ऑफ एस की बात करेंगे हम, तो क्यू का यूनिट कितना हो जाएगा, या तो जूल ले सकते हो या तो कैलोरी ले सकते हो। मैं जूल लेके चल रहा हूँ। मास आप ग्राम में ले लीजिए, और डेल्टा टी आपका डिग्री सेंटीग्रेड या केल्विन में भी आप ले सकते हो। यूनिट हो जाएगा जूल पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, जूल पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, जूल की जगह कैलोरी भी हो सकता है, कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। या आप ऐसे लिख सकते हो, जूल पर ग्राम पर केल्विन भी लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये चेंज इन टेम्परेचर है। चेंज इन टेम्परेचर आपका टेम्परेचर डिग्री में रहे आपका या केल्विन में, चेंज करोगे तो चेंज हमेशा बराबर रहेगा, उसमें कोई चेंज ही नहीं होगा आपका, ठीक है। तो ये हो गया जूल पर ग्राम पर आपका क्या हो गया, केल्विन हो गया, जूल पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड, या जूल के जगह पर आप एनर्जी का यूनिट, हीट का यूनिट आप कैलोरी भी ले सकते हो, ठीक है। अगर हम यूनिट ऑफ सी की बात करें, सी मतलब हीट कैपेसिटी की बात करें, तो क्यू बराबर क्या होता है, एम एस डेल्टा टी, और इसी के जगह क्या रहता है, सी। ये हो गया सी डेल्टा टी। सी बराबर आ गया क्यू बाई डेल्टा टी। अगर हम यूनिट ऑफ सी की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, क्यू का यूनिट कितना होगा, जूल बटा, ये हो जाएगा चेंज इन डिग्री सेंटीग्रेड, ये हो जाएगा जूल पर डिग्री सेंटीग्रेड, या जूल पर केल्विन, या कैलोरी पर केल्विन, या कैलोरी पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो यूनिट में आपका कुछ विशेष नहीं है, बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना चाहिए। फॉर्मूला अगर आपको याद है तो यूनिट ध्यान पे रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं याद है तो फिर दिक्कत होगी, फॉर्मूला ध्यान में रखिएगा। तो ये ग्राम हट जाएगा तो क्या बन जाएगा आपका, हीट कैपेसिटी बन जाएगा, और ग्राम इसमें ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा आपका, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा जूल पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड, और ये हो जाए आपका जूल पर डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो कहीं क्वेश्चन में जो है, जो डेटा दिया रहता है, तो आप उसके लैंग्वेज के ऊपर मत जाइएगा कि क्या लिखा है, हीट कैपेसिटी लिखा है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, यूनिट आप देखो। यूनिट अगर जूल पर डिग्री सेंटीग्रेड में है तो हीट कैपेसिटी ही दिया है। अगर यूनिट जूल पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड में दिया है, इसका मतलब आपको क्या दिया है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ही दिया है आपको। तो हम यूनिट के ऊपर जाएंगे, ना कि लैंग्वेज के ऊपर जाएंगे, है ना। कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लिख देता है, अब पता चला कि यूनिट जो उसका दिया हुआ है वो आपका ये हीट कैपेसिटी वाला दिया है, जूल पर डिग्री सेंटीग्रेड दिया है। तो आप लैंग्वेज के ऊपर नहीं जाना, हमको ध्यान देना है किसके ऊपर, जो यूनिट क्वेश्चन में दिया है उसके ऊपर। तो यूनिट के आधार पर ही हम पकड़ेंगे कि हीट कैपेसिटी का वैल्यू दिया है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का वैल्यू आपका दिया होगा, ठीक है। यहाँ तक हमको लगता है कोई दिक्कत आपको नहीं हुआ होगा। आगे हम आपको बता रहे हैं, देखो आगे हम बता रहे हैं आपको मोलर हीट कैपेसिटी। आगे हम बता रहे हैं आपको क्या, मोलर हीट कैपेसिटी, ठीक है। आगे हम बता रहे हैं आपको मोलर हीट कैपेसिटी, ठीक है।
तो मोलर हीट कैपेसिटी क्या है देख लीजिए। मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। मोलर हीट कैपेसिटी को दो पार्ट में, एक होता है मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर और एक होता है मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। तो हम एक एक करके पढ़ेंगे। उसमें पहला आपका है मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इसको हम लोग डिनोट करते हैं Cv। इसको क्या लिखते हैं? Cv या Cv कॉमा एम भी आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, ध्यान दीजिएगा इसमें। Cv या Cv कॉमा एम इस तरीके से आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। तो दोनों ही क्या है आपके मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम ही है ना। मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम है। तो डिनोट करने का तरीका आपका अलग अलग हो सकता है, ठीक है। तो मोलर का मतलब क्या होता है? मोलर का मतलब क्या होता है पहले भी हमने आपको बताया है। कहीं पर भी मोलर वर्ड आ जाए मतलब एक मोल सब्सटेंस की बात की जा रही है, ठीक है ना। एक मोल सब्सटेंस की बात की जा रही है और यहाँ पे हीट कैपेसिटी आ गया। तो क्या डिफाइन करेंगे, क्या डेफिनेशन होगा? डेफिनेशन आपका हो जाएगा अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, amount of heat required to raise the temperature of 1 mole substance। amount of heat required लिखते जाइएगा ना हो तो, it is the amount of heat required to raise the temperature of 1 mole substance by 1 degree centigrade। It is the amount of heat required to raise the temperature of 1 mole substance by 1 डिग्री सेंटीग्रेड। एक मोल सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए जितना हीट का रिक्वायरमेंट होगा दैट हीट इज नोन एज मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। तो ऐसे आप लिख सकते हो कि Q इजिकल टू CV लिख सकते हो। Q इजिकल का लिख सकते हो, CV लिख सकते हो कब? जब हमारे पास एक मोल सब्सटेंस हो और उसका टेम्परेचर हम 1 डिग्री से बढ़ा रहे हैं तो, ठीक है। अगर एक मोल सब्सटेंस हो और 1 डिग्री से बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका? Q इजिकल टू CV हो जाएगा। अगर यही मैं एक मोल की जगह पे क्या ले लूं, N मोल ले लूं, N मोल सब्सटेंस और टेम्परेचर अगर 1 डिग्री से ही बढ़ाना है तो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड कितना हो जाएगा? NCV। क्योंकि एक मोल का 1 डिग्री से बढ़ा रहा है तो CV ले रहे हैं, डिफरेंशियल बोलना हमारा। एक मोल की जगह N मोल ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा? N से मल्टीप्लाई करना होगा तो Q इजिकल टू क्या हो गया आपका? NCV। यही मैं ले लूं N मोल सब्सटेंस ले लूं, लेकिन टेम्परेचर अगर हमको डेल्टा T से बढ़ाना है तो Q बराबर क्या हो जाएगा? NCV डेल्टा T। Q बराबर आ जाएगा आपका कितना? NCV डेल्टा T। तो ये किसके लिए? N मोल सब्सटेंस के लिए कितना से आपका डेल्टा T से टेम्परेचर बढ़ाओगे तो Q बराबर हो गया NCV डेल्टा T। Q क्या है? जो मैं लिख रहा, जो मैं बोल रहा हूँ उसको लिखते जाइए, क्योंकि ऑफलाइन वे में अगर आप कोई टीचर ऑफलाइन पढ़ा रहा है तो आपको वो हर तरीके से हर चीज आपको यहाँ पे लिखते जाता है। ऑनलाइन में आदमी बोल देता है तो उसको आप लिखते जाइएगा, वैसे मैं बोल देता हूँ ये चीज आपको लिख लेना है। तो Q क्या है? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड है ना। N क्या है? नंबर ऑफ मोल है। CV क्या है? मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम है। CV क्या है? मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम है। और डेल्टा T आपका क्या है? रेज इन टेम्परेचर। डेल्टा T क्या आपका है? रेज इन टेम्परेचर है। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, Q बराबर NCV डेल्टा T। कहीं कहीं आपको इस तरीके से भी लिखा हुआ मिल जाएगा, Q की जगह पर आपको DQ मिल जाएगा, NCV DT इस तरीके से भी मिल जाएगा। DQ बराबर NCV DT इस तरीके से भी डिफरेंशियल फॉर्म में इस तरीके से लिखा जाता है। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CV बराबर DQ बाई NDT। क्या लिखते हैं? CV बराबर ये DQ है,
डी क्यू बटा एन डी टी हो जाएगा। अगर हम 1 मोल गैस ले लें तो सी वी बराबर कितना हो जाएगा आपका, डी क्यू बाई डी टी, किसके लिए, फॉर 1 मोल गैस या 1 मोल सब्सटेंस के लिए। ऐसे गैस के लिए ये सब डिफाइन किया गया है, सी वी बराबर डी क्यू बटा डी टी। तो ये भी फॉर्मूला आपको कहीं कहीं देखने के लिए मिल जाएगा। तो आया आपका यहीं से है, ठीक है ना, आया आपका यहीं से है। तो Q बराबर हो गया एन सी बी डेल्टा टी, या डी क्यू बराबर एन सी बी डी टी, सी बी बराबर डी क्यू बटा एन डी टी, सी बराबर डी क्यू बटा डी टी, किसके लिए आपका 1 मोल के लिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है, मोलर हीट कैपेसिटी एट क्या, कांस्टेंट वॉल्यूम। अब हम आगे इसमें बता रहे हैं आपको मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। मोलर हीट कैपेसिटी एट क्या, कांस्टेंट प्रेशर। देखो इसमें क्या है, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर है ना, मैं इसको हटा दे रहा हूं, ये दूसरा नंबर हो जाएगा मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो कांस्टेंट प्रेशर हो जाएगा सीपी, इसको डिनोट करते हैं या सीपी कॉमा एम, है ना, सीपी या सीपी कॉमा एम से डिनोट हम लोग करते हैं ना, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर है। अब इसमें क्या है, डिफिनेशन देखिएगा सेम है, उसमें जो हमने बताया था मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो क्या था, 1 मोल सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए जितना आपको हीट का जरूरत था कांस्टेंट वॉल्यूम पे, वो था कांस्टेंट वॉल्यूम पे, और इसमें क्या आ जाएगा, कांस्टेंट प्रेशर, है ना। तो इसमें डिफिनेशन आप लिखोगे अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड एट कांस्टेंट प्रेशर। उसमें क्या था, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम वाला में क्या था कि अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम था, लेकिन इसमें क्या है आपका, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड एट कांस्टेंट प्रेशर। 1 मोल सब्सटेंस का अमाउंट, 1 मोल सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए जितना हीट का जरूरत होगा एट कांस्टेंट प्रेशर पे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो यहाँ पे Q इज इक्वल टू कोई Cp लिख रहा है, इसका मतलब क्या आ रहा है कि सब्सटेंस का अमाउंट कितना है, 1 मोल, और कितना डिग्री से आपका 1 डिग्री से बढ़ा रहे हैं हम। अगर यहाँ पे ले ले हम n मोल और टेम्परेचर अगर 1 डिग्री, तो सिमिलर आप Q इज इक्वल टू क्या लिखोगे, एनसीपी ले लोगे। अगर मैं यहाँ पे n मोल ले लू सब्सटेंस और डेल्टा टी टेम्परेचर ले लू, तो Q बराबर आ जाएगा एन सी पी क्या, डेल्टा टी। Q बराबर क्या हो जाएगा आपका, एन सी पी डेल्टा टी। ये किसके लिए, n मोल के लिए, कितना टेम्परेचर से आपका, डेल्टा टी से। तो Q इज इक्वल टू आ गया क्या, एन सी पी डेल्टा टी, वेयर Q क्या है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, Cp क्या है, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर है, डेल्टा टी आपका रेजिंग टेम्परेचर है। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, dQ बराबर NCP dt, ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं, dQ बराबर NCP dt भी इस तरीके से लिख सकते हैं। और यहां से आप लिख सकते हो Cp बराबर dQ बाई N dt, और 1 मोल अगर आप गैस लोगे तो dQ बाई dt, आप इस तरीके से लिख सकते हो, किसके लिए, फॉर 1 मोल गैस के लिए, 1 मोल सब्सटेंस के लिए। तो दो फार्मूला, बहुत सारे फार्मूला आपके पास आ गए, एक आ गया Cp, एक आ गया आपका क्या, Cp, और Cp और Cv का हमने आपको फॉर्म बता दिया है ना। एक आएगा Q बराबर एनसीपी डेल्टा टी कांस्टेंट प्रेशर पे, और एक आएगा Q बराबर एनसीबी डेल्टा टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे। तो इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। और हमने हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सारा चीज हमने आपको बता दिया, टर्म सीपी एंड सीवी आए हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे कि सीपी और सीवी में क्या रिलेशन होता है,
और सीपी और सीबी का वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं उसको हम लोग पढ़ेंगे, और फिर वन बाय वन करके हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास फिर से हम लोग मिलते हैं। कुछ पूछना होगा, कुछ भी कमेंट्स में हमको आप बताइएगा, तो हम कमेंट्स में आपको जवाब दे देंगे, आप फोन कर लीजिएगा, ठीक है? ओके।